So hello achievers, welcome to our new lecture, the first lecture of science classes. आपने मैथ का लेक्चर देख लिया होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर देख चुके हैं तो कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी है और उससे रिलेटेड कोई अगर दिक्कत है तो। ठीक है, हम लोग बिना किसी देरी का, क्योंकि मैथ का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 50 मिनट का लेक्चर लेना है, लेकिन कुछ फर्स्ट क्लासेस में थोड़ा होता है और ज़्यादा ही बेसिक्स में चला गया था और ज़रूरी भी था। ठीक है, तो आगे से इतना लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है। और साइंस का फर्स्ट लेक्चर है, तो साइंस के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करने वाले हैं, और वो मैं पहले ही बता दिया था इंट्रो क्लासेस में। और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स तो मतलब ठीक ही है, चार्जेस पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंसेस पढ़ेंगे, एंड देन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक पावर, एंड देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उनके एप्लीकेशंस। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है एक दिन में तो नहीं। इलेक्ट्रिसिटी तो लंबा है, कुछ टाइम भी लेगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे? इट इज़ अ ब्रांच। क्या है ये है क्या कि इट इज़ अ ब्रांच। ब्रांच है किसका? ब्रांच ऑफ विजिट क्यों लिखा हुआ है यार यहाँ? ये गलत है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पे गलती है ये, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के जगह पे विजिट लिखा चला गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक करंट। बस सिंपल सा बात है कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये बेसिकली दो ग्रुप में बट जाते हैं, जिसमें हम लोग पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड देन करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या खास चीज़ है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो होता है, चार्जेस आर इन रेस्ट, यहाँ चार्जेस रेस्ट में होती हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है चार्जेस आर इन मोशन। चार्जेस किस में होंगी? मोशन में होंगी। ठीक है, मोशन में होंगी। तो यहाँ चार्जेस मोशन में होता है और यहाँ चार्ज रेस्ट में होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हल्का फुल्का हम लोग मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो वहाँ हल्का फुल्का देखने को मिलेगा, वरना ये 12th क्लास में डीप है, इसका एक अलग चैप्टर ही है। बट अगर हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बिल्कुल 12th में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आएगा। ठीक है, बिना देरी किए अब हम लोग सीधे मेन चीज़ पे चले जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस देखो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे थोड़ा सा देखना है ये क्या है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एकदम ध्यान यहाँ रखना। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती हैं जो कि इनबिल्ड होती है हमारे अंदर, या किसी भी चीज़ के अंदर इनबिल्ड होती है। ठीक है, कि जन्म से ही अगर वो चीज़ बना है तो उसमें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि हो गया उसका मास। कोई भी चीज़ अगर मैटर है, बना है, तो उसका मास होगा। जैसे कि उसका कुछ शेप होगा, साइज़ होगा, मास है तो डेंसिटी होगा। ठीक है ना, डेंसिटी होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये सब इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसी तरह से हर एक चीज़ जो बना है उसके अंदर चार्ज है। ठीक है सर, चलिए आगे। इसको हम लोग क्यू से सिंबलाइज करेंगे। ऐसा यूनिट कुलॉम्ब होता है, कुलॉम्ब को सिंबलाइज कैपिटल सी से करेंगे। ठीक है, दो तरह के चार्जेस होते हैं, सब कोई जानता है, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ रुक करते हैं। और पॉजिटिव चार्जेस में क्या होता है कि प्लस चार्ज ज़्यादा होता है, और नेगेटिव चार्जेस में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में हम ऐसे कह सकते हैं कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 9th क्लास में वैसे सुना हुआ होना चाहिए। एंड देन नेगेटिव चार्जेस किस में होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत सारी ऐसी भी बॉडीज होती हैं जिसमें चार्ज ही नहीं होते, जैसे कि एटम में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक ना, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और ये चीज़ किस में होता है? ये चीज़ माइनस में होता है। और यही सेम चीज़ को जब हम लोग प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम्ब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। अब एक कुलॉम्ब को डिफाइन करना है, तो एक कुलॉम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना है। ठीक है ना,
तो 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहेंगे? जब एग्ज़ाम में पुराने फॉर्मेट में तो पूछा जाता था 1 से 2 नंबर में, अभी भी चांसेस है कि पूछ ले। इट इज़ अ चार्ज। और चार्ज क्यों लिखे? क्योंकि 1 कूलम्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ चार्ज विच एक्सर्ट्स a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge which is at the distance of 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पे। अब ये चीज़ मैंने क्या लिखा है इसे अभी आप लोग माइंड मत कीजिए, ठीक है। इसको हम समझाएंगे, कुछ समय में समझाते हैं, ठीक ना। तो तब तक क्या ले, पहले तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि कूलॉम्स लॉ, ये समझ जाएंगे तो ऊपर का डेफिनेशन तो बड़े आराम से समझेंगे। कूलॉम्स लॉ में क्या कहना है, ये कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट देख लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। गौर से देखना, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि देखो एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक नेगेटिव चार्ज है। तो बचपन क्लासेस में तो हम पढ़े हैं कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगी, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और इन दोनों के बीच की दूरी r है, और इसका चार्ज q1 है और इसका चार्ज q2 है। तो कूलॉम्स भैया जो थे, कूलॉम्ब भैया का कहना था कि इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से अगर कोई चीज़ में मोशन है, 9th पढ़े होंगे शायद, कि अगर कोई चीज़ में मोशन है तो एक फोर्स होगा, तभी तो मोशन है। विदाउट फोर्स के कहाँ से मोशन होगा? तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो क्या होता है कि Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है, सॉरी इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डिस्टेंस के स्क्वायर, उस दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये जो इस दोनों का बीच का डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है कि देखो भैया कि अगर Q1 Q2 का जो गुना है ये अगर बढ़ेगा तो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ेगा, और वहीं अगर डिस्टेंस का स्क्वायर अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो क्या होगा, वो घटेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अच्छा, एक काम का बात हम यहाँ बताना चाहेंगे, ठीक है, एक काम का बात बताएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ। पूछता अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इसकी कम हो गई है, बट ऐसा नहीं है कि रेलेवेंसी पूरा ही खो देगा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। इस दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा, बिल्कुल 9th में आप लोग पढ़े होंगे ये ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर में, कि अगर इस तरफ r है और इस तरफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इस दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा दैट वुड बी कि ये ऐसा करके देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसको कहते हैं, उसको फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर का क्या मतलब है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई, इस तरह से ये काम करता है, ठीक है सर। तो ये दोनों से सम अप करके एक इक्वेशन बनाया जाता है, दैट वुड बी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर। क्योंकि R का स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये नीचे होगा, और Q1 Q2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो ऊपर होगा, और K इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू में बदलने के लिए ये K नाम का एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो अब इस K कांस्टेंट के बारे में भी हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये K क्या है। तो ये K को लेकर के थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो K को लेकर यहाँ समझ जाते हैं, यहाँ ही समझ जाते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर है एक K, ये K, और इसको हम लोग कहते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट।
कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कूलॉम्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू अभी हम लोगों के क्लास में इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹। ठीक है सर, 9 × 10⁻⁹। और इसका SI यूनिट, तो हम लोग किसी भी चीज़ का SI यूनिट निकालना यहाँ सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू K × Q1 Q2/r²। तो यही हम लोग को SI यूनिट किसका निकालना है, K का। तो K को रख के बाकी सब को हम भगाते हैं फोर्स की तरफ। तो r² भागा में है, इस साइड जाएगा तो F × r² हो जाएगा और बटे Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। अब देखो K का हम लोग SI यूनिट चुटकी में निकालेंगे कि फोर्स का होता है न्यूटन और r² डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर। न्यूटन × मीटर का स्क्वायर पर बटा है पर और ये कूलॉम × कूलॉम, दोनों चार्जेस हैं, कूलॉम × कूलॉम इस कूलॉम का स्क्वायर। तो K का जो SI यूनिट है वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको थोड़ा नोट्स में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये K का सारा चीज़ निकल गया। अब एक क्वेश्चन है जो कि पहले CBSE इसमें पूछ चुका है, दैट वुड बी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक कूलॉम्ब में हैं, एक कूलॉम्ब में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो बेसिकली ये CBSE को पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये 12th क्लास का है। ठीक है, बट अगर वो पूछ दिया है तो हम तो प्रिपेयर्ड होके जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है एक फॉर्मूला, और उससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Q = N × E। व्हाट इज़ दिस? दिस वुड बी कि ये जो Q है ये चार्ज, ये क्या है सर, ये चार्ज। ये जो N है यही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये निकालना है हम लोगों को। और ये E जो है ये है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग ये E से मतलब सिंबलाइज करेंगे। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या कि N निकालना है, तो दैट वुड बी Q/E। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो निकल कर आएगा ये होगा Q का वैल्यू है 1 कूलॉम्ब और बटे E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹। ओके, तो हम यहाँ इसको पहले से थोड़ा कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, और ये आपको भी याद रखना है कि इसे अब जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू 6.25 × 10⁻18 निकल करके आती है। और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है सर, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ जाइएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ जाइएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ एक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसे हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है ये है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसे हम लोगों को लाना है फ्रॉम हियर टू हियर। ये पॉइंट पर हम लोगों को इसको लेके आना है, और इस पॉइंट का नाम है A। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसका हम लोग इसको Q लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ सके कि ये चार्ज है और ये पॉइंट A पर लाना है। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब इन्फिनिटी पे है ये, इस तरह से इसको मतलब एक सेकेंड थोड़ा हम इसको फ्रेमिंग कर देते हैं कि ये जो है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज की दूरी कितनी है भैया, इन्फिनिटी पर है ये। और इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में हमें इसे कुछ धक्का लगाना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हमें Q चार्ज को इन्फिनिटी से A पर लाने में जो एनर्जी लगेगी वो जो एनर्जी लगेगी वही क्या है, वही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली है क्या कि अगर हम लोग अच्छा इन्फिनिटी को लेकर के हम थोड़ा कुछ समझाना चाहेंगे कि ये इन्फिनिटी बेसिकली है क्या। तो इन्फिनिटी के केस में क्या होता है ना कि इन्फिनिटी हम रिलेटिवली देखते हैं। कैसे देखते हैं सर? रिलेटिवली देखते हैं। रिलेटिवली देखने का क्या तात्पर्य है भैया आपका? तो रिलेटिवली देखने का मतलब है कि अगर आप एक ह्यूमन है, मैन है, ठीक है, या फिर वुमन है, एक जैसे लिख देते हैं ह्यूमन है, तो लड़कियां बुरा मान जाएंगी, ठीक ना। आप ह्यूमन है, क्योंकि लड़कियां भी ह्यूमन होती है, तो ह्यूमन है। तो ह्यूमन है तो आप जैसे यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, तो आपके लिए इन्फिनिटी क्या है? आपके लिए इन्फिनिटी है जहाँ स्टार्स हैं, जहाँ पर तारे हैं, बिल्कुल। और लेकिन वहीं अगर हम लोग एक एंट को देखेंगे, एंट के दृष्टिकोण, एंट का हम चींटी का चित्र नहीं बना पाएंगे, इतना भी हम कलाकार नहीं रहे। तो एंट को जब हम लोग देखेंगे तो उसके लिए इन्फिनिटी क्या है? ऐसे मान लेते हैं 100 मीटर का जितना हम लोग दौड़ लेते हैं वो इस चींटी के लिए क्या है? इन्फिनिटी है। तो बेसिकली साइज़ पे इन्फिनिटी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। इसीलिए मैंने लिखा था कि इन्फिनिटी इज़ रिलेटिव होता है। ये हम किससे देख रहे हैं उस पर मैटर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ पे ध्यान रखना है। तो उसी तरह से अब एक चार्ज है तो चार्ज तो चींटी से भी छोटा है, तो इसके लिए इन्फिनिटी क्या होगी, ठीक है ना, समझ जाना आप। तो ये हम लोग इन्फिनिटी से अगर ए पर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो उसको लाने में जो एनर्जी लगेगी उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। एक चीज़ और लिख लेना कि ये कांट बी, अरे आज का है इतना गलती हो रहा है मेरे से, हैं? नज़र वजर लगा रहे हो क्या तुम लोग? कांट बी मिजर्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नाप ही नहीं सकते हैं, तो भैया पढ़ाए काहे तब जब नाप ही नहीं सकते हैं? तो पढ़ाए इसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस तो पढ़ना है, ये तो सिलेबस में है सर। और ऐसा वैसा नहीं, एकदम फाड़ू चीज़ है ये सिलेबस में, ठीक है। तो इसको तो पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए अब हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। अब इसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका ही दूसरा नाम है वोल्टेज। घर में आप लोग वोल्टेज सुनते होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं कहता होगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, ठीक है, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसको समझते हैं थोड़ा, अच्छा 9th में जो सब ईमानदारी से फिज़िक्स पढ़े थे उसको इतना तो पता होगा कि एक था कि वर्क एनर्जी थ्योरम करके। वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पता तो चिल गाइस, हम है ना, सब पता चल जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में ये था कि वर्क ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क है। तो इतना देर से जो हम लोग ये जो कह रहे हैं कि ये जो इतना एनर्जी लगेगा या इतना वर्क होगा, यही कह रहे हैं। तो अब यहाँ देखो ये क्या बोला, अमाउंट ऑफ वर्क डन, या ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा, राइट। इसको थोड़ा समझते ये हैं कि ये एक पॉइंट है और यहाँ पर ए है ये पॉइंट का नाम, और यहाँ पर है एक चार्ज Q जो कि इन्फिनिटी पर है और इसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ है एक पॉइंट B और इसी चार्ज को इन्फिनिटी से B पे लाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों जगहों पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। फिर से समझना, फिर से सुनना एक बार, या फिर अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो बार बार पीछे करके समझना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना ज़रूरी है। तो ये Q है, इन्फिनिटी पर है, इसको A पे लेके आएंगे, फिर इसको B पे लेके आएंगे। दोनों जगह लाने में कुछ वर्क खर्चा होगा, यहाँ लाने में भी कुछ वर्क लगा होगा। मान लो वर्क A है या कुछ एनर्जी लगी होगी। अब फिर वही बात, एनर्जी ही वर्क है और वर्क ही एनर्जी है। तो यहाँ पे लाने में वर्क ए लगा होगा क्योंकि ए पे ला रहे हैं, और यहाँ लाने में क्या लगा होगा, वर्क बी लगा होगा, वर्क डन जिसको पढ़ते थे क्लास 9th में, तो ये ही एनर्जी भी है, राइट। तो ये लगा होगा। तो अब हम लोग जब दोनों जगहों पे लाने में कुछ एनर्जी लगी है तो हम इन दोनों वर्क डन को घटाएंगे। तो इस जगह से हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A माइनस बी, ए और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा, और वो होगा वहाँ पे जो खर्च हुआ वर्क बटे में चार्ज। उस चार्ज को लाने में कितना वर्क लगा, तो वर्क डन बटे में चार्ज, दैट इज़ इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। और ये है अपना एक इम्पॉर्टेंट डिराइव्ड फार्मूला जो अभी हम लोग निकाले, वर्क डन बटे चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B,
ऑल राइट। और ये वर्क क्या है, ये वर्क भी वही है, ये वर्क भी A माइनस B के बीच का वर्क का डिफरेंस है, ठीक है। अब उतना दिमाग नहीं लगाना, वर्क डन बटे चार्ज करना, ठीक ना। V इज इक्वल्स टू W/Q, ठीक। इसका सिंबल क्या है, सिंबल V है। SI यूनिट क्या है, वोल्ट है, क्योंकि इसका खोज भी वोल्ट नहीं किया था, कैपिटल V से सिंबलाइज करते हैं। फॉर्मूला उतना बकैती नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, दैट वुड बी V इज इक्वल्स टू W/Q, और W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, चार्ज। कहीं कहीं चकराने के लिए आपको एनर्जी से क्वेश्चन कर देगा, तो वो एनर्जी ही वर्क है और वर्क ही एनर्जी है। एनर्जी थ्योरम भी आपको बता चुके हैं। आगे देखो, डिफाइन 1 वोल्ट, ये आप लोग करेंगे इस फॉर्मूला से। क्या होगा, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल एनर्जी या वर्क हो जब 1 कूलॉम्ब चार्ज को लाने में, तो उसको हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। इसको ट्रांसलेट कर लेना भैया, ठीक है। चलिए आगे, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यही तो फॉर्मूला हो गया, ये तो फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या निकल के आ गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो I है, और इसका जो SI यूनिट है वो एम्पेयर है, जिसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि पर मतलब तो बटा होता है, तो पर मतलब दे दिए बटा, और बटा के नीचे टाइम है तो नीचे दे दिए टाइम, और बटा के पहले चार्ज है तो ऊपर दे दिए Q। I इज इक्वल्स टू Q/T, ठीक है। तो या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू, T को उधर भगाओ, I इंटू T, QIT, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, QIT को लिख देंगे QUIT, क्विट। आज से हम सब गंदी आदतों को क्विट करते हैं, तो QIT याद रखना भैया, एक ट्रिक बता दी थोड़ा, ठीक ना। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। दबा के शेयर वेयर कीजिए सर, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो हमें भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिलेगा ना क्या। तो चलते हैं अदर यूनिट्स पे। अदर यूनिट्स पे जब हम लोग चलेंगे तो इसका होता है एक माइक्रो अम्पेयर करके थोड़ा पढ़ेंगे। एक माइक्रो एम्पेयर को सिंबलाइज करेंगे, ये U के दोनों तरफ कुछ निकाल देंगे, माइक्रो और A, कैपिटल A। तो 1 माइक्रो अम्पेयर में कितने अम्पेयर होंगे, तो ये बहुत छोटा होता है, माइक्रो अम्पेयर बहुत छोटा होता है। माइक्रो का मतलब -6 होता है, हमेशा याद कर लो, माइक्रो का मतलब -6 होता है, तो 10 के पावर -6 अम्पेयर। और अगर कुछ और एक्स्ट्रा जुड़ेगा तो हम वहाँ बता देंगे, ठीक ना। रीज़न वाइट फ्लो, अब ये बहता क्यों है, सबसे ज़रूरी बात है, ये बहता ही क्यों है। तो इसके बहने का रीज़न है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बहता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बहता है। मान लो कि एक जगह पे हाई पोटेंशियल है और एक जगह पे लो पोटेंशियल है, तो कोई भी चीज़ वो इधर से इधर बहने लगेगी ना। तो अगर यहाँ पे हाई पोटेंशियल हो और यहाँ पे लो पोटेंशियल हो, तो कोई भी चीज़ नीचे की तरफ बहने लगेगी। तो इसको भी, ये देखो आगे हम जब सीरीज़ एंड पैरेलल पढ़ाएंगे तो वहाँ भी ये चीज़ बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको वाटर की तरह डील करो, पानी है ये, पानी की तरह डील करना। तो ये फ्लो क्यों करता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी तो हम लिख सकते थे बट लिख देते हैं, ठीक ना, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से ये क्या करता है, फ्लो करता है। कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है फ्लो इसका, तो इसका डायरेक्शन है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल डिफरेंस के तरफ से लो पोटेंशियल डिफरेंस के तरफ ये बहता है। अभी इतना ही दिमाग लगाना, आज एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे भैया अपना जिम्मेदार होगे, ठीक है। 1 अम्पेयर को डिफाइन करना है, आप लोग कीजिएगा, ये फॉर्मूला है, इसी से करना है। कैसे करेंगे सर, 1 अम्पेयर करंट इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम्ब चार्ज को 1 सेकेंड में जो हम फ्लो करवाने में हमें रेट जो हुआ उसका वही है 1 अम्पेयर, ठीक है ना, 1 अम्पेयर करंट, ठीक। इंस्ट्रूमेंट कुछ देख लेते हैं, ये मज़ा आएगा, यहाँ पे इजी है ये। इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है अपना अमीटर। अमीटर क्या करेगा, अच्छा अमीटर के साथ साथ एक और साथ में ही देख लेते हैं, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर।
ये दोनों में बड़ा ही एक खास रिश्ता है। और एक पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, तो अमीटर क्या करता है, ये हमें ये मेज़र करता है, measures the magnitude of current, करंट के मैग्नीट्यूड को मापेगा। एंड गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और वोल्ट मीटर का काम है मीजर्स, समझाते हैं भैया, रुकिए थोड़ा, मीजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये नापेगा, मीज़र करेगा क्या, मैग्नीट्यूड, और ये डिटेक्ट करेगा क्या, करंट को ये डिटेक्ट करेगा और ये नापेगा। मापने का मतलब है कि ये हम जब लगाएंगे, अमीटर जब लगाएंगे, तो अमीटर हमें यह बताएगा कि इसमें 5 एम्पेयर करंट है कि 3 एम्पेयर करंट है, कितना है वो बताएगा। ये बताएगा, गैल्वेनोमीटर बताएगा कि करंट है कि नहीं, करंट है कि नहीं, इसमें करंट है कि नहीं ये गैल्वेनोमीटर बताएगा। और करंट कितना है ये अमीटर बताएगा। और वोल्ट मीटर तो आसान है, ये हमें क्या बोलेगा, तो ये मेज़र करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को। ये समझ में आ गया, बेसिक था। अब इसके कुछ अलग और भी चीज़ें इसके, ये फिर से आएगा आगे, और ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, बिना क्वेश्चन का मज़ा तो आएगा नहीं, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि करंट ऑफ इतना एम्पेयर का करंट है जो कि एक फिलामेंट से, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से बह रही है 10 मिनट तक, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट बताना है जो कि इस सर्किट से बहेगी, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखो, क्वेश्चन जब भी बनाएंगे फिजिक्स का बात कर रहा हूँ मैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या सब है, ठीक है ना। तो सबसे पहले करंट दिया है जो कि है 0.5 एम्पेयर, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 एम्पेयर, राइट। उसके बाद है चार्ज, चार्ज तो निकालना है ना, ये क्या है, टाइम है। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट तक, ठीक है। तो 10 मिनट को हम लोग, अच्छा एम्पेयर क्या है इसका, एसआई यूनिट है, तो हम लोग इसका भी एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो 10 मिनट में 60 से गुना कर देंगे तो हो गया 600 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को निकालना क्या है, चार्ज इज इक्वल्स टू Q बराबर IT, क्विट, राइट। तो I इंटू टी, आई था 1/2 इंटू टी है 600, जो आंसर निकलेगा वो Q निकाल रहे हैं तो कुलॉम्ब में निकलेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट में हम लोग डील कर रहे हैं। 2 से ये भाई साहब कट गए 300 बार में, आंसर अपना Q का आ गया 300 कुलॉम्ब। हाईलाइट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिल करना है एकदम, ठीक ना। अब देखो, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 point of potential difference of 12 वोल्ट। कितना वर्क लगेगा, यानी निकालना क्या है, इसमें निकालना है वर्क, ठीक है। चार्ज क्या है, चार्ज इज इक्वल्स टू 2 का कुलॉम्ब, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके बीच में, 12 का वोल्ट। हम लोगों को वर्क डन निकालना है, तो हम लोग इतना तो आसानी से, तो बहुत ही गंदा सवाल है यार। वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू थोड़ी बताए हैं, लेकिन निकाल सकते हैं उसी से, बट बताए नहीं है। तो अभी बच्चे हो तुम लोग, V इज इक्वल्स टू होता है W/Q, और W दिया हुआ है, W तो दिया हुआ ही नहीं है, तो इसको ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये W बराबर निकाल रहे हैं तो Q इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, राइट। तो हम Q को उधर गुना में लेके जाते हैं, V इंटू Q। V कितना है सर, 12 है, और Q कितना है सर, 2 है, और जो निकलेगा वो वर्क निकलेगा, तो वर्क जूल है, ठीक है। और 12 इंटू 2 हो गया 24 जूल, आंसर आ गया अपना। ये सब बेसिक है, एग्ज़ाम में आएगा भी तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो इतना ही बस अपने को पढ़ना है अभी, ठीक।
और बाकी आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कुछ भी, ठीक है ना। इंडेक्स में हम लोग क्या किया आज हम लोग बेसिक्स कर लिए, चार्जेस कर लिए, पोटेंशियल डिफरेंस कर लिए। आगे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट और ओम्स लॉ एक दिन में करेंगे एंड देन ये सब आगे आगे डील करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बने रहिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा वही अपना ड्रीम परसेंटेज पाएगा कि आपको कितना परसेंटेज चाहिए। और आपका जर्नी तो 10th तक ख़त्म नहीं होगा, तो अपने में डिसिप्लिन मेंटेन रखिए ताकि आगे लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाओ, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज लाके मेरा काम ख़त्म नहीं होगा, तो डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक इस सेशन को करना है दिसंबर तक, ओके। और फिर हम लोगों का सबसे खतरनाक चीज़ आने वाला है PYQ प्रैक्टिस सेट PPS 1.0। ये तो फाड़ देगा आपके प्रिपरेशन को, ठीक है ना। तो बने रहिएगा वीडियो में। जय हो।